वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है उसके हवाले से रहा, और उसका एक मौशी पहलू भी है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि तामीरात का शोबा भी मुतासर हो रहा है, यहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी मुतासर होता चला जा रहा है, शहर का शुमार भी उन शहरों में होने लगा है जो दुनिया के बदतरीन शहरों में रहने के हवाले से इंसानों के यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ मुल्क के जो बाकी इलाके हैं मुख्तलिफ सूबों में भी कोई सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। यकीनन यहाँ से तो बेहतर है, मगर कोई इसको कोई आइडियल सिचुएशन नहीं कहा जा सकता किसी भी हवाले से। जैसे मैंने कुछ देर पहले गुफ्तगू में अपने तस्करा किया कि ये जो बारिश का पानी आया इसकी वजह से जो हमारे गोडाउन्स जहाँ पर हमने वीट स्टोर की हुई थी वो भी बारिश की नज़र हो गए, सैलाब के पानी की नज़र हो गए हैं। तो इसकी वजह से आने वाले वक्त में जो क्राइसिस आएगा उसके लिए भी तैयार रहना है। इसके साथ साथ और दीगर कमोडिटीज़ जो हैं, सब्जियां हैं, फल फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी हैं, ये सब अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नायाब होते चले जाएंगे। और प्राइसेस जब इन्फ्लेट करेंगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन इससे आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब वो बढ़ेगी तो वो जो दावे होते थे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डाउन साइड पर आएगा, तारीख की कम तरीन सतह पर आएगा, ये बात कैसे सही साबित होगी ये अब देखना होगा। और वो जो ये कहा जा रहा था कि ऑन पेपर ही चलें, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऑन पेपर जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही थी तो क्या उसको अब फुल स्टॉप लग जाएगा और फिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये जो नुकसानात हुए हैं लोगों के, ख़ास तौर पे पंजाब में, सिंध में, शहर कराची में, तो खैर इसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं इसका शुमार तो नहीं करता, इसके लिए तो कोई तैयार नहीं है। मगर ये कि जो पंजाब में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो नुकसानात हुए हैं इसकी भरपाई कैसे होगी। और चलें अगर इसका इरादा कर भी लिया तो उसके लिए पैसा फिर आप कहाँ से लाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब किसी के पास शायद नहीं है। तो मुल्क की जो ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन है उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, उसको सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर जो हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। राहिल आशा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, तज्ज़ियाकार हैं, मौशी, उनको हमने यहाँ पे इजाज़त दी है। राहिल साहब को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए राहिल साहब। और उनके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद अकमल साहब मौशी तज्ज़ियाकार हैं, वो भी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन के ज़रिए, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। राहिल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, सिचुएशन आपके सामने, मतलब कहाँ से सिलसिले का आगाज़ किया जाए। अब समझना ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि बारिश के बाद अब जो चैलेंजेस आएंगे उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। वो लोगों का जो नुकसान हुआ उसका अजाला होगा नहीं होगा नहीं मालूम, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, लेकिन आपकी मईशत किस तरफ जा रही है। और हर साल हम देख रहे हैं कि जब हम जीडीपी के नंबर्स जो है जब अनाउंस करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो फ्लॉ हमें नज़र आता है वो ये कि हमें जो नुकसानात हुए हैं क्लामिटीज़ की वजह से वो इनकर्ड होंगे और आपकी जीडीपी एक दफ़ा फिर जो है वो समवेयर अराउंड 2.5% और 2% के बीच ही घूमती रहेगी। ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, मैं एक तो ये है कि जैसे अभी आपने बात की इन्वायरमेंटल चेंज की, पाकिस्तान का 0.06% शेयर है इसमें, और पाकिस्तान वन ऑफ द 10 जो टॉप कंट्री उसमें है, इफेक्टिव्स में। देखिए इसका इम्पैक्ट आता है। आपको मैं मिसाल देता हूँ 2022 की, जब बारिशें और सैलाब आया था। देखिए 2022 में हमारी महंगाई जो थी 35% से ऊपर गई हुई थी, ठीक है, बिल्कुल ऊपर गई हुई थी, और आपका जीडीपी बिल्कुल नीचे, मतलब 0.1 या 1 के बराबर था। ये आपका जो क्लाइमेट चेंज आता है। देखिए अब आपने जो बात की, आपकी जो है फसलें, आपकी क्रॉप्स, गंदम जो स्टोर हुई थी, मेरे हिसाब से मैंने जो एक चीज़ कैलकुलेशन करके देखी, तकरीबन 30 से 40 लाख टन गंदम जो है वो आपकी बारिश और सैलाब की नज़र हो गई। अब आप इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि आप बाहर से वीट इंपोर्ट करेंगे, वो महंगी आएगी। देखें आटा महंगा होगा तो रोटी महंगी होगी। तो देखिए हमारे जो बदकिस्मती कह लीजिए, जो हमारे ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आता है वो डायरेक्टली कॉमन मैन के ऊपर आता है। देखिए ना इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट को कोई इतना इफेक्ट आता है, ना कोई बड़े बिजनेसमैन को। देखिए जो कॉमन मैन है, जब वो रोटी लेने जाता है 20 रुपए की है, अब ये जाहिर है कि आपकी सारी वीट की जो है, जो स्टोर हुई थी, वेयर हाउसेज सारे आपके बह गए, उसका इम्पैक्ट आएगा आपका। जब रोटी आपकी 25-30 रुपीज़ में जाएगी तो देखिए क्या होगा। घर में जो आप आटा लेते हैं, देखिए एक चेन बनी हुई है आपकी, जो क्लाइमेट चेंज से आपकी डेली इस्तेमाल होने वाली कमोडिटीज़ बुरी तरह अफेक्ट होती हैं। आपकी सब्जियां देख लीजिए, अब बारिश है, आज की मिसाल देता हूँ, आज आप मार्केट में जाके वेजिटेबल के रेट्स देख लीजिए। बिल्कुल सही। आपको जो एक हफ्ते पहले जो चीज़, एक टमाटर था वो 120 रुपये था, आज की रेट में अंदर जो है वो 250-300 रुपये पे
सेल हो रहा है। बिल्कुल इसमें ठीक है। हमारे मफाद परस्त लोग भी हैं माजरत के साथ, जी। वो कहते हैं चले जी ये मौका आया है लोगों से पैसा कमाएं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि 22 के बाद 24 में पंजाब में KPK में इतना जो है फ्लड आया है। फिर अब ये जो अभी तो ये सिंध को अफेक्ट नहीं किया इसने, जी। अभी ये आना शुरू हुआ है आज से। अब इसके सिंध के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे ये आने वाला हफ्ता 10 दिन हमें बताएगा। देखिए पंजाब की तो हमारी जो है क्रॉप्स वो तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। बिल्कुल ठीक अब है। उसमें देखें इसमें रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है, बिल्कुल ठीक है। लगता है अब वो वहाँ से सैलाब का पानी निकलेगा, फिर वो ज़मीन को उसको दोबारा काश के काबिल बनाएंगे। आई थिंक सो कि ये है, क्योंकि देखिए हमारा जो गंदम का सीज़न शुरू होता है जिसको आप वो रबी बोलते हैं, वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है। जी। अक्टूबर बिल्कुल आगे, आप समझे जी आज आपकी 10 तारीख हो गई है, जी। 20 डेज के बाद अक्टूबर आ जाएगा। तो ये बीट जो आपकी जो सोइंग होगी वो लेट होगी, बिल्कुल सही। वो जाके फिर देखें मौसम का आता है, क्योंकि जिस वक्त Exactly. अल्लाह ताला ने मौसम ऐसे रखे हैं कि जिसमें आपको पता है कि जी हमने ये चीज़ इसको बोना है तो इसका ये फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। जब आपकी चीज़ें आपकी वीट की है क्रॉप, सनफ्लावर की क्रॉप है, ये जो बीच में आती हैं, एग्जैक्टली। और उसके बाद अभी जो सिंध में आने वाला है ये अभी आपका स्टार्ट हो गया है एंड ऑफ जुलाई से राइस, क्योंकि देखिए सिंध बेल्ट वन ऑफ द बिगेस्ट राइस वो है, ग्रोअर है। Producers हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो इन्होंने स्टोर किया हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता है कि जी वेयर हाउसेस कैसे किए, क्या किए। अगर आपके कैपेसिटी है या नहीं कैपेसिटी है है नहीं है, जो पानी पीछे से आ रहा है सैलाब का वो अगर गया तो आपकी राइस की भी जो स्टोर की भी वो भी अगर हो गई तो फिर आपकी राइस की भी आप सीरियस क्राइसिस है, यानी सीरियस कि क्राइसिस। ahead, देखिए बिल्कुल। क्राइसिस पर क्राइसिस है, बिल्कुल और ठीक है, ऊपर से crisis बारिश पर है। crisis। और देखिए माजरत के साथ जब तक हमारे मुल्क में हम कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं देंगे, हर 2-3 साल के बाद ये क्राइसिस आता रहेगा, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो कॉमन मैन होते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो एक कॉमन मैन का हुआ है, और उसका ज़ाला कैसे किया जाए। अकमल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अकमल साहब को भी वेलकम करूंगा। अकमल साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। अकमल साहब, सिचुएशन आपके सामने है, आपकी बड़ी गहरी निगाह है कमोडिटीज़ के ऊपर और जो अर्बन इकोनॉमी है उसके हवाले से भी, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए कि ये जो नुकसानात अब इंकर्ड होंगे तो आपके जो नंबर्स आएंगे, आप जीडीपी के हों या किसी भी हवाले से हो, वो तो बड़े कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आप कैसे फिर इसमें बेहतरी लेकर आएंगे? और इम्प्रूवमेंट की जब भी बात होती है तो ये क्लामिटीज़ आपके रास्ते में आ जाती हैं, तो क्या हम इन सारी चीज़ों को एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते कि अगर क्लामिटीज़ आएंगी तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? अब तो हमें मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपीरियंस हम लोग हैं, और ओवर द ईयर्स ये सिलसिला जारी है। इससे पहले भी ये फ्लड आ चुका है और ये सारी सिचुएशन रही है। आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट करें। देखिए इंसान जब भी जो है ना फितरत के खिलाफ जाता है, निज़ाम में कुदरत के खिलाफ जाता है, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो उसको भुगतना पड़ते हैं। वेरी राइट। सैलाब क्या है, एक्सेसिव रेन्स क्या है, अर्थक्वेक क्या है, ये आजकल हमने इनको जो है ना वो आफत का नाम दिया हुआ है, अजाब का नाम दिया हुआ है, मिसमैनेजमेंट का नाम दिया हुआ है। बट दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस जो सदियों और हजारों सालों से जो है ना ये प्रोसेस होता रहा है, बिल्कुल ठीक। और एक कुदरती प्रोसेस है, ठीक है ना। अभी तो हम इंसानों ने इसमें मसाइल पैदा किए हैं कि सैलाब के या दरियाओं के रास्ते में हमने जो है वो मकानात तामीर कर लिए हैं, उनके कुदरती बहाव को डैम्स बना के डाइवर्ट किया हुआ है, वगैरह वगैरह। जी। तो अब ये सारे मसले मसाइल तो हमारे अपने पैदा करता है, वरना सैलाब नाम की कोई चीज नहीं होती अगर हम लोग जो है ना वो पानी के रास्ते में ना आए तो। इसी तरीके से जो रेनफॉल है उनमें भी अगर ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम किया जाए तो ये चीजें नहीं होती। अमेरिका की आप मिसाल ले लें, जापान में जलजले अक्सर और बेशतर आते रहते हैं, तो उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरीके से बनाया हुआ है। अमेरिका में जो है ना वो समुद्री तूफान आपने अक्सर सुना होगा कि किस रफ्तार से आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो इंतजामिया उसको जो है ना वो ओवरकम कर लेती है। जी जी, यू वेरी अनटिल अनलेस के बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ वे चीजें ना हो जाए। तो हमारी जो है ना वो थोड़ी सी बैड लक इस मामले में ये है कि एक तो हमारे यहाँ पे चीजों को जो है ना बिल्कुल करप्शन की वजह से और मिसमैनेजमेंट की वजह से बड़ा उसको खराब किया गया है, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। आज हमारे जो है वो
पंजाब जो है वो पानी में डूबा हुआ है, निकासी का जो है शहरी इलाकों में प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो ये सारे मसले मसाइल जिनका हम जो है वो आजकल सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक और है। उससे जो इस वक्त जो नुकसानात की अगर मैं आपको बात करूं, देखिए सिंध को तो बज़ाहिर जो पंजाब में ये रावी, सतलुज और दूसरे दरिया में जो अपना चनाब जी, इन तीनों में जो सैलाब है उससे सिंध को मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी आने के लिए पहले पंजाब में बेहद नुकसान होना जरूरी है। जाहिर है पहले पंजाब जो है ना फुल डूबेगा तो उसके बाद खुदा खास्ता जो है वो सिंध की तरफ तबाही आएगी। तो जो भी पानी स्प्रेड होना था या इंडिया ने जितना भी पीछे से पानी छोड़ा है वो ज्यादा जो है वो मतलब पंजाब को ही मुतासिर करेगा। सिंध को जो है ना वो अभी तक ऐसा कोई इम्कान है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा जो है वो आउट ऑफ द नुकसान करे, क्योंकि सिंध की तरफ जो पानी आता है ना वो कोहे सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं या वो बलोचिस्तान वाली साइड पे जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना तो यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल जो है वो लाड़काना, खैरपुर की साइड पे, जैकोबा, तो ये वाले जो इलाके हैं उस तरफ से ज्यादा जो है वो डूबने की पोजीशन में आते हैं। जैसा अभी 2022 में जो सैलाब आया था उसमें आपने देखा था कि वो उस तरफ बारिशें हुई थी तो उन बलोचिस्तान की तरफ से जो पानी आया था तो उसने जो है वो प्रॉब्लम पैदा की थी। अभी फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो जो प्रॉब्लम है वो पंजाब में ही है। और आपको पता है मुल्क की जो एग्रीकल्चर है उसका तकरीबन 70% जरूरियात जो है वो पंजाब से पूरी होती है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी 60% जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। और ये जो अभी तूफान है इसके ऊपर जो चावल के इलाके हैं उनकी खड़ी फसलों को जो है वो तबाह किया है। तकरीबन जो है ना वो 70% के लगभग जो है वो फसलें बिल्कुल रेडी फसलें तबाह हो गई है। सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, आफजाबाद, ये सारा एरिया जो है ना ये चावल के लिए मशहूर है। उसके बाद आप नीचे आ जाए तो ये मुल्तान साइड हो गई, मुल्तान और रहीम यार खान, भावलपुर, भावलनगर, ये जो एरियाज हैं ये कॉटन और गन्ने की जो है ना ये फसलों को तबाह कर रहे हैं। तो समझिए हमारी जो 3 मेजर क्रॉप्स थी उनको एक सब्सटेंशियल लॉस हुआ है। और फिर आने वाले वक्तों में जाहिर है गंदम का भी सीजन जो है ना वो आने वाला है, तो उसमें भी फिर ये पानी ड्रेन आउट होता है नहीं होता है, ये बड़ा जो है ना वो चैलेंज होगा इदारों के लिए कि वो इससे किस तरह नबरत आजमा होती है कि ये पानी जो है वो ड्रेन आउट करके अगली क्रॉप को जो है ना वो उसके जो जमीनों को किस तरीके से रेडी करती है, या जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं या जो फार्मर्स दोबारा से कल्टीवेशन करना चाहते हैं उनको किस तरीके से एकोमोडेट करती है। मैं कल इंडियन पंजाब के जो वजीर आला है वहाँ का जी उनका मैं सुन रहा था, वहाँ पे भी तबाही हुई है ना पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, इन्हीं तीनों दरियाओं ने किया। तो वो 20,000 रुपए पर एकड़ उन्होंने ऐलान किए गए, 20,000 रुपए फी एकड़ हम जो है ना वो देंगे। नहीं वो तो खैर वो कर सकते हैं फैसिलिटेट, लेकिन हम तो कैश स्टार्विंग इकोनॉमी है ना, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग इस तरह वो कर सकते हैं। हमारे पास तो सिर्फ प्लान्स होंगे ना जो मटेरियलाइज नहीं हो सकेंगे। जैसे अभी हम ये बात करेंगे आने वाले वक्तों में कि हम घर बना कर देंगे जैसे हम पहले घर बना कर दे रहे थे, तो इस तरह के प्लान होते हैं। अकमल साहब आपके तो बखूबी ये सारी चीज़ें इल्म है। मैं ज़रा राइल साहब से भी इस बारे में बात करता हूँ। सर ये एक कंटिजेंसी प्लान एक आपके पास होता है ना, कोई आप बैकअप प्लान रखते हैं, आपको पता है कि क्लामिटीज़ इतनी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं तो आपको कोई प्लान करना पड़ता है इन तमाम चीज़ों को। जैसे अकमल साहब अभी फरमा रहे थे तो ज़्यादातर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, जब ये होंगे तो आप फिर अपनी क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट करेंगे, प्लान कैसे बनाएंगे फिर? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2022 में जब आपको याद है बलूचिस्तान, सिंध में पंजाब कम अफेक्ट हुआ था, पाकिस्तान बुरी तरह अफेक्ट हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे ख्याल 12 अरब डॉलर की कमिटमेंट की गई थी उसमें। वो मेरे ख्याल उस वक्त वो जो मिनिस्टर थी वो थी शीरी रहमान, उनका सेनेट में मैंने बयान देखा कि जी 12 अरब डॉलर में से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमसे कमिटमेंट की थी उसमें से सिर्फ उन्होंने 2-2.5 अरब डॉलर हमें दिए। उन्होंने कहा था कि जी हम 22 में थी, हर साल हम आपको 3-3 अरब डॉलर देंगे, 4 साल में ये आप होंगे, आप इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकअप प्लान में बनाएं। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब प्रॉब्लम आती है उस वक्त हम शोर करते हैं, उस वक्त हम जागते हैं। देखिए 2022 और 2024 2 साल है ना, 2 साल में यही हुकूमत थी, यही एडमिनिस्ट्रेशन थी, यही सारे महकमे थे। इन्होंने क्या किया? देखिए
पीडीएम में बनाई हुई है, वो मैं देख रहा था मई से कह रही है कि जी इस साल पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बैकअप प्लान बनाए हुए थे, क्यों नहीं कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि जिससे ये जो नुकसान होता चले जी कम से कम मिनिमाइज कर लेते। अब जब आपको मेरी समझ में नहीं आता, ये माजरत के साथ हमारी हुकूमत की नाअहली है कि वो बैकअप प्लान नहीं बनाती है। आप जब एक चीज़ आपके ऊपर आ चुकी है, आप 2 साल पहले ये चीज़ आप फेस कर चुके हैं कि जी 2022 में बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए थे, ठीक है, तो उसके बाद हमें 24 है, तो हमने 2 साल में क्या तैयारी की? ज़ीरो। कोई आपको, आप माशाल्लाह हैं, एंकर हैं, आप मेरे से ज़्यादा देखते हैं, ये मुझे बताइए कोई आपको बैकअप प्लान आया ना सर? कोई बैकअप, आप इस शहर की देख लीजिए, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बारिश को 40 mm से ऊपर हुई, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। तो भाई आप इस हुकूमत को आए हुए तीसरा चौथी टर्म है, तो भाई आपने कराची के लिए क्या बैकअप प्लान बनाया? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो तो हमारी कंसिडरेशन में है ही नहीं, उसको तो हम किसी खातिर में ही नहीं ला बिल्कुल रहे। सही कह रहे हैं, कहा कि बिल्कुल आपके सही। प्लान्स और हैं, पंजाब के अंदर जो हुआ है, जो डिजास्टर आया है, उसके नुकसानात हुए हैं, वो तो इनकर्ड होंगे, लेकिन ये तो एक ज़माने से हो रहा है, जी हाँ। लेकिन उसके बावजूद आप वो करवा रहे हैं, सिलसिले को चला रहे हैं, ये तो बड़ी हैरान कौन बात है। तो फिर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अब क्या होना चाहिए? हमें तो पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा ना, कि हमें हेल्थ पे काम करना है, हेल्थ तो खैर कंसिडरेशन में होती नहीं कभी, एजुकेशन पे काम करना है वो भी नहीं है। तो फिर ये जो क्लैमिटीज़ हैं अब तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली आएंगी, तो आपने क्या, अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मैं इस हवाले से देखिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है। देखिए ये वक्ती जो होते हैं माजरत के साथ लॉलीपॉप्स दे देते हैं, जी जी कि जी किसी को 20,000 25,000 दे दिया, किसी का घर बना के दे दिया। देखिए ये टेम्परेरी होता है, गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और हमारे जो इदारे हैं उनको भी साथ बैठ के अगला, एक होता है देखिए जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म। हमें एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान में ये होना चाहिए कि जी अगर जैसे अभी है, अगर 3-4 महीने बाद फिर कोई ऐसी बारिश या कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम उसको किस तरह फेस करेंगे, किस तरह लोगों को सेव करेंगे, किस तरह करेंगे। दूसरा लॉन्ग टर्म के देख लें जी, 5 साल का प्लान कर लें कि ईयर वाइज हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। मैं आपको फिर कहूँ, बुरी तरह इफेक्ट होता है कॉमन मैन। बिल्कुल ठीक वो है। कॉमन मैन की जो लाइफ होती है वो मिजरेबल हो जाती है, बहुत पीछे चला जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। देखिए आप उसको क्या करेंगे, ये जो इस वक्त जो इन्होंने कहा कि जी हमारी बिल्कुल तैयार फसलें हो गई, अब वो जो किसान है वो मेहनत करता है ना, वो फसल बेचता है, उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, कुछ करना है, वो तो बेचारा पीछे चला गया ना। एग्जैक्टली। फिर वो क्या करेगा, वो फिर किसी के पीछे लोन के पीछे जाएगा। फिर आपको पता है क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो जब तक हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, हम इस चीज से को फेस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अकमल साहब, अब ये कोई जैसे भी बात हो रही थी, कंटिजेंसी प्लान आपके पास हो और कोई शॉर्ट टर्म प्लान हो, वो भी नहीं है, फिर कोई इकोनॉमिक प्लानिंग हो। अच्छा, मिनिस्ट्रीज तो सारी एग्जिस्ट करती हैं, प्लानिंग की मिनिस्ट्री मेरे जहन में आई, कल भी मैं देख रहा था, हसन इकबाल साहब जो है उस पर बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, मगर प्लान मिसिंग है। ये प्लान कैसे लेकर आएँ, ये ज़रा समझाइएगा, क्योंकि ये तो क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस है। अभी तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी कि मैं यहाँ पर इसलिए उसका तस्करा नहीं करता कि फिर वो पैनिक सा एक हो जाएगा, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। बट देयर हैज़ टू बी ए प्लान। वो प्लान क्या हो सकता है, ये ज़रा फरमाए ना शॉर्ट टर्म। देखिए अभी फौरी तौर के ऊपर जो है ना प्लानिंग का तो टाइम नहीं है। अभी पहला जो मरहला है वो तो रेस्क्यू करने का है, लोगों की जाने बचाने का है, लोगों के जो क्रॉप्स का, जो माल मवेशियों का जो नुकसान हो रहा है उनको फिलहाल सेफ गार्ड करने का है। अभी पीछे से फ्लड्स जो है वो खत्म नहीं हुए, इंडिया मुसलसल जो है वो पानी छोड़ रहा है, कराची में भी बारिशें हो रही हैं। तो अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो रेस्क्यू करने की है। उसके बाद जो है ना जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस शुरू होगा, जब लोगों को जो है वो दोबारा से जो है वो आबाद किया जाएगा, दोबारा से उनकी जो है वो रिवाइवल का एक प्रोसेस शुरू होगा, तो उसमें फिर हमें एक मौसर प्लानिंग की जरूरत है। अच्छा, उस मौसर प्लानिंग का जो उसमें एक तो सबसे पहले तो करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वो जो है ना प्रॉपर जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल मशीनरी है, जो डीसी सिस्टम है नीचे लोअर लेवल तक, जिसमें जो है ना उनकी विलेज लेवल तक एक्सेस होती है, तो प्रॉपरली जो है ना वो जो लॉस हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए। और जब तक वो तखमीना नहीं लगाया जाता, बिजली के बिल जो है वो माफ किए जा सकते। हालांकि सैलाबी इलाकों में लोग जब रहे ही जो है ना वो इधर उधर रहे तो उनका बिजली का बिल होगा क्या, लेकिन फिर भी
वो भी खत्म कर देना चाहिए। इसी तरीके से जो टैक्सेस उनके ऊपर है, सेल्स टैक्स हो गया या इनकम टैक्स हो गया, उसमें उन्हें जो है ना वो एक सब्सटेंशियल रिलीफ देना चाहिए। और ये तो वो 2-3 चीजें हैं जो उनको रिलीफ देना है। इसके अलावा उनको एकोमोडेट फर्दर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। उनको इंटरेस्ट फ्री लोन जो है ना वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर से उनको दिए जा सकते हैं कि वो क्योंकि फौरी तौर के ऊपर तो जो है उनके पास कुछ नहीं होगा ना। ये हम और आप बैठ के यहाँ पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो जिनके ऊपर ये चीज गुजर रही है उनके बहरहाल थिंकिंग और थॉट्स कुछ और हैं, जो बिल्कुल अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगहों पे डिस्प्लेस हुए हुए, दूसरी जगहों पे मुंतकिल हुए हुए हैं। कुछ नहीं बचा उनके पास। उनका हाल तो अल्लाह जानता है और हुकूमत को जानना चाहिए उनका हाल। तो प्रॉपर जो है ना इसकी एक मैकेनिज्म के तहत जो उनके नुकसानात हुए हैं उनका अजाला करना चाहिए। हुकूमत को फिर IMF से भी बात करनी चाहिए, इंटरनेशनल दुनिया से जो है ना मुख्तलिफ फोरम के ऊपर मीडिया के थ्रू और जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके थ्रू बात करनी चाहिए कि जी आप हमारे जो जो कर्जे वगैरह हैं उनको आप माफ करें, हम डेफर ना करें, माफ करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से तो हम ये सारा जो क्लाइमेट चेंज है और ये जो कुदरती आफात है, सैलाब आ रहे हैं हमारे पास और ये सारी चीजें जो है, तो ये अवेयरनेस हम दुनिया को जब क्रिएट करेंगे तो ही तो वो फिर हमारी मदद करेंगे ना। तो और वो हमारी मदद नहीं करेंगे, बेसिकली हमें वो कंपनसेट करेंगे, क्योंकि उनकी कारगुजारी है, ये सारी पोल्यूशन तो उनकी फैलाई हुई है। कार्बन इमिनेशन जो है वो ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं इन्होंने ज्यादा की है, जिसकी वजह से ओजोन की लहर के ऊपर मसला आया है, या दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सैलाब और बारिशें हो रही हैं। तो उनको उनसे हमें कंपनसेशन डिमांड करनी चाहिए। तो एक तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो वो मौसर आवाज जो है ना वो अप्रोप्रिएट फोरम्स के ऊपर उठानी चाहिए, पब्लिक को भी और प्राइवेट जो भी इसमें कंसर्न लोग हैं। और आपके ख्याल में वॉर फुटिंग के ऊपर काम होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। अब वो एक सवाल जहन में आता है अकमल साहब कि हमारे पास ना तो डाटा है ना स्टेटिस्टिक्स हमारे सही हैं। जब आपसे पूछा जाए कि आपकी टोटल पॉपुलेशन है कितनी, तो आप जिससे भी सवाल करेंगे वो आपको एक बिल्कुल नया फिगर देगा। कोई कहता है 23 करोड़ है, कोई कहता है 24 करोड़। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, जो बड़ी बेसिक चीज़ है, आप अपने जो लॉसेज हुए हैं, अभी तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि नुकसानात हुए कितने हैं। अभी तो आपने समाव फिगर दे दी है, जो कि आपने, मैं नहीं कहना चाहता, मगर ये खुद से आपने नंबर जो है वो बनाए हैं, मगर आपका जो रियल लॉस हुआ है वो कितना ज़्यादा है, उसको किस तरह प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए कोई होमवर्क है, कोई आपके पास कोई सिस्टम मौजूद है? अभी जैसे आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपके पास हैं, फिगर्स कहाँ से लेकर आएंगे? बिल्कुल आपने जो है ना सही निशानदेही की है कि हमारे पास डेटा जो है ना वो जानबूझ के जो है एक्यूरेट, खास तौर पे जो हमारी पॉपुलेशन का डेटा है वो जो है ना वो सियासी बुनियादों के ऊपर और सियासी मसलियतों की वजह से प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया जाता, क्योंकि उससे जाहिर है सियासी पार्टियों के मफादात वाबस्ता है, उनके वोट बैंक इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो कोशिश नहीं करते कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया की आबादी को कम दिखाते हैं, किसी को ज्यादा दिखाते हैं अपने सियासी मकासद की वजह से, और जिस वजह से में माशी तौर के ऊपर भी नुकसान होता है और दीगर नुकसान फाइनेंशियली भी होते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारे पास फौरी तौर पे जो अवेलेबल है ना, जो मैंने आपको बताया कि ये जो DC लेवल का सिस्टम है ना, कमिश्नर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद जो है सिंध में मुख्तियारकार होता है, पंजाब में शायद तहसीलदार होता है, फिर नीचे पटवारी और पटवारी से भी नीचे असिस्टेंट। अच्छा अकमल भाई, ऑनेस्टली मैं तो नहीं समझ सका आज तक कि ये किस मर्ज की दवाएं हैं जिनके अभी आपने नाम लिए हैं, और मैं तो थोड़ा सा हार्श हो जाता हूँ, कॉलोनियल सिस्टम की जो है बाय प्रोडक्ट मैं इनको कहता हूँ। खैर एनी हाउ, अभी आपने बिल्कुल सही कहा वैसे कि ऑनेस्टली इनको यूज़ करें, अगर इनको आपने रखा हुआ ही है, इनके इतने आप उनको पर्क्स और प्रिविलेजेस आप देते हैं, तो इनसे ही आप कुछ काम करवाएं, एटलीस्ट ये तो ज़रूर हो सकता है। अकमल साहब, मैं ज़रा इस पर मज़ीद बात करूँगा, राहिल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लूँ। सर ये अब आप क्या किया जाए, सिचुएशन आपके सामने, जैसे भी बात करी थी ना, आपके पास डाटा है ना, स्टेटिस्टिक्स आपके सही हैं, कैलकुलेशंस आपकी क्या है, दुनिया को पता चल चुका है। लेकिन अकमल साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही कि आपको वॉर फुटिंग के ऊपर इस पर काम करना है, अपना केस तो आपको प्रोजेक्ट करना होगा, आपको जाकर बताना तो पड़ेगा कि जो नुकसानात हो रहे हैं, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके ऊपर ये जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं इतनी बढ़ चुकी है, इनको भी आप कम कर सकते हैं, बल्कि इनको वेव भी कर सकते हैं, राइट ऑफ भी करा सकते हैं इस इतने बड़े लोन को। तो डू यू थिंक ऐसा हो सकता है या इतनी
कैपेबिलिटी है, नजर आती है? देखिए आपको बात बताऊं, जो 2022 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरे ख्याल, जिसमें हमारे ये सारे लोग गए थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, मिनिस्टर्स गए थे, उसमें इन्होंने केस बहुत अच्छा पुट किया था, मैंने सारा उसकी स्टडी किया है। पर देखिए मेरा ये है कि सवाल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने $12 अरब कमिट किया था जी, उसमें से सिर्फ $2-2.5 अरब आपको दिया। जैसे इन्होंने कहा जी आपकी वजह से हम अफेक्ट हो रहे हैं ना, तो आप हमें कंपनसेशन दें। आईएमएफ से इन्होंने कहा, आईएमएफ तो देखें आपको माजरत के साथ एक वो नहीं होता जैसे स्कूल के जो टीचर होते हैं मोटा डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, वैसे लेके बैठा हुआ होता है। आईएमएफ से आप बात करें, मैं मिसाल देता हूँ, इस साल आईएमएफ से कहा कि जी सैलरी पर्सन पे टैक्स कम करें, जो कहा वो आईएमएफ नहीं माना। उन्होंने कहा जी हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम करके देते हैं, आईएमएफ नहीं माना, तो इन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम नहीं की, वो पैसा उधर कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आईएमएफ को एक प्रपोजल दिया कि जी ये वन ऑफ द बैकबोन है हमारी मईशत की, इसको आप हमें वो करने दे, बूस्ट करने दे, क्योंकि देखिए इससे एक पूरी आपका जो है चेन है, सीमेंट फैक्ट्री है, आपकी सरिया फैक्ट्री है, बजरी है, लेबर है, बहुत बड़ी है। तो उसके ऊपर जो ये कह रहे हैं, देखें आईएमएफ को के पास आपको अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस लेके जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास आपको अपना केस फिर से दोबारा स्ट्रांगली लेके जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि जी 2022 में जो आपने हमसे कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की, अब हमारे 2 साल के बाद 2022 से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरा ख्याल जो है कि जो 2022 में नुकसान हुआ था उससे 30-40% ज़्यादा अभी हमारा नुकसान हुआ है, जिस तरह के फ्लड आए हैं, ये जो अभी जो हालात हैं, तो उसके ऊपर आपकी सही बात है, डेटा करें और ऑनेस्ट डेटा करें कि जी हमारी इतनी % आबादी है, इसमें हमारा नंबर 1 ह्यूमन बीइंग इतने अफेक्ट हुए हैं, लाइफ स्टॉक इतना हुआ, हमारी क्रॉप्स इतनी हुई हैं, इसका डेटा बना के उनसे कहेंगे जी इसमें आप हमें कंपनसेट करें, जो आपने हमें पैसों की कमिटमेंट की हुई उसको बढ़ाएं, वो पैसा आप हमें छोटा छोटा करके मत दें, ज्यादा दें, ताकि हम जो अपने लोगों का नुकसान है उसको तो कम से कम दे सकें। देखें अभी ठीक है, देखें अभी ये टाइम है, एक हफ्ते 3-4 एक हफ्ते के बाद हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री और बाकी जो आपने बताया मिनिस्ट्री, उनको चाहिए फील्ड में जाएं, डेटा करें। वो ये नहीं होता कि जी आप जैसे होता है कि जी कमिश्नर को बोल दिया, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ, यार इस एरिया की आबादी कितनी है, उसने कहा जी 20 लाख, यार आप इसको 15 लाख शो कर दो, वो 15 लाख शो करके अपने नुकसान उसका, जब तक ग्राउंड पे जाके फिजिकली आप खुद जाके मॉनिटर नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे कि जी बेसिकली हमारा कितना नुकसान हुआ है और उसकी क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए इसका इम्पैक्ट आएगा, मैं आपको बात बताऊं, आपका जीडीपी नीचे जाएगा, 2.67 एक्सपेक्टेड था, वो नीचे जाएगा। आपकी महंगाई जो 2 साल के बाद सिंगल डिजिट में आई है, वो मुझे डर ये है कि दोबारा डबल में ना चली जाए। जब वो डबल में जाएगी तो स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाएगा। तो ये पूरा जो एक तरह की चेन है, इसमें बुरी तरह सब लोग पाकिस्तान अफेक्ट होगा। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर पूरा डेटा ऑन ग्राउंड जाके, जो इतनी बड़ी इन्होंने फौज रखी हुई अपने पास, उनको फील्ड में भेजें कि जी आप प्रॉपर डेटा करें कलेक्ट, फिर वो आप जाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना केस बिल्डअप करें कि जी हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमें इतने कंपनसेशन की जरूरत है और इसमें हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो तो ना होने के बराबर है। हम लोग आप लोगों ने जो क्लाइमेट चेंज में रोल अदा किया उसका सबसे इफेक्ट बुरी तरह पाकिस्तान हो रहा है, तो आप हमें इसका कंपनसेशन तो दें। बिल्कुल ठीक है, ये तो हमें डिमांड करनी पड़ेगी और इसको केस को सही तरह से पुटअप करना पड़ेगा। अगर ये होगा तभी जाकर फिर ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और जब इसको किसी किस्म का ख़तरा होता है तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे मुतासिर होता है। ये भी हमें देखना होगा कि हमारी अभी जो प्रपोर्शन है इसका, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर कभी इसके ऊपर डिबेट कर लेंगे कि अर्बन इकॉनमी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, रूरल इकॉनमी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, और अगर इसे समहाउ अगर बैलेंस रखना है तो फिर उसके लिए आपके पास समहाउ कोई पॉलिसी होनी चाहिए जो कि कम्प्लीटली मिसिंग है। और फिर उसके बाद अगर इस तरह की क्लामिटीज़ एवरी नाउ एंड देन आएंगी तो फिर मैनेज कैसे करेंगे ये देखना होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लास्टली अकमल साहब, इसके ऊपर मैं चाहूँगा एक फ़ाइनल कमेंट कर दें कि आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, और फिर अगेन ये कि हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में रहती है। अगर वो नहीं होगी, सस्टेन नहीं करेगी, तो फिर आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा हैं। आने वाले वक्त के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट कर दें। देखिए, अगर मैं रियलिटी देखूँ तो आने वाला वक्त जो बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है, कुछ बहुत अच्छे सिग्नल्स जो है ना वो मुझे
नहीं फील हो रहा है। ठीक है। अगेन जो है ना वो जब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर ही तबाह हो जाएगी तो हमें एग्रीकल्चर जो है ना प्रोडक्ट्स वो इम्पोर्ट करना पड़ेगी, तो उससे लोकली जो सीपीआई है उसमें जो वो डेफिनेटली उसके डबल डिजिट में जाने का अंदेशा है। अच्छा सॉरी अकमल भाई, एक चीज़ को और बता दूं, अभी जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था ना उसमें हमने देखा था कि जो उसका पोर्शन है वो वैसे ही कम होता जा रहा है। अब आपकी रिलायंस जो है वो सर्विसेज सेक्टर पे ज़्यादा है, तो वो पहले ही लीज कंसिडरेशन के अंदर है और अब तो मजीद मेरे ख्याल में नीचे चला जाएगा। तो वो जो बैलेंस की मैं बात कर रहा था वो तो हमें बैलेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। नहीं, इसमें एक चीज है यासिर भाई, जो सर्विस सेक्टर है ना उस सर्विस सेक्टर में भी दोनों पोर्शन का ही कंट्रीब्यूशन होता है, या उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से होता है या उसका इंडस्ट्रियल से होता है। उसको सिर्फ सेग्रीगेट किया हुआ होता है कि ये सर्विसेज है, अदरवाइज वो भी पार्ट इसी का, ठीक है, इसी का पार्ट होती है। तो तकरीबन 60% हमारी आबादी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो नंबर 1 तो सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो हमारे यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ेगी। पहले ही आपको पता है तकरीबन 8% के लगभग जो है ना वो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, और जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन इस महीने का 3% के करीब जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस का आया है, जो अगस्त का फिगर आया है हमारे पास। तो अब आगे जो है ना इसमें डेफिनेटली इजाफा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आएगी और जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी। अब तो हमें हो सकता है शायद गंदम भी जो है ना वो इंपोर्ट करनी पड़ जाए, इसकी वजह से हमारा जीडीपी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। और जो हमारी 4.5% की जो ग्रोथ का टारगेट है, मुझे नहीं लगता है हम उसको जो है ना वो अचीव कर पाएंगे। टोटली जो टोटल कंसिडरेशन में बात करूँ, अगर हमारे रिजर्व की बात करें तो जब इंपोर्ट ज्यादा होंगी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो वो ड्रेन आउट करेंगे हमारे रिजर्व्स को। तो जब रिजर्व्स कम होंगे तो अगेन रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू होगी। तो देयर आर मल्टीपल इम्पैक्ट्स जो तकरीबन हर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को एडवर्सली जो है ना वो इम्पैक्ट करेंगे। और जरूरत सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि हुकूमत ही नहीं, हम और आप भी जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये जो भी हमारे पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें इस चीज को दुनिया को बावर कराना है कि हम जो है ना ये इसके अफेक्टीव हैं और हमें कंपनसेशन दो। अब एक मिसाल छोटी सी जाते जाते आपको दे दूं कि ये इंडिया है, इंडिया ने आपको पता है ये जो तीनों दरिया हैं इनके आगे डैम बना के उससे जो कैनाल निकाली हुई है, जो नहरें निकाली हुई है, उससे वो अपने जो है वो सहराओं को जो है ना वो आबाद कर रहे हैं। और जब मतलब ये है कि जब हालात अच्छे हैं तो आप अपने सहराओं की तरफ उन नहरों को लेके जा रहे हो, और जब सैलाब आता है तो उन नहरों को आप बंद कर देते हो, हमें डुबो देते हो। तो इंडिया के ऊपर भी तो केस होना चाहिए ना। इवन पंजाब, इंडियन पंजाब में इसके ऊपर आवाज उठ रही है कि भाईजान आप लोग जो है ना वो दूसरे जो राजस्थान वगैरह है उसको आप बचा रहे हो और हम लोगों को डुबो रहे हो। तो हमने भी इसके ऊपर केस बिल्ड करना चाहिए ना। वैसे हमारा अगर इस पानी नॉर्मल पानी पे हमारा हक नहीं है तो साफ पानी भी अपने पास रखो और तुम भेज रहे हो। तो इंटरनेशनली जो है ना वो हमें इसके ऊपर अपनी आवाज जो है ना वो भरपूर तरीके से उठानी चाहिए कि इस मुसीबत से जो है वो हुकूमत भी और आवाम भी निकल सके। ये अगर सिर्फ हमारे ऊपर रह गया तो बहुत बहुत मुश्किल हालात, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है अकमल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। राइल साहब, लास्टली वन वर्ड कि ये सिचुएशन आपकी है, आपको केस सही तरह से पुट अप करना होगा और ये एक बड़ा संगीन और बड़ा सीरियस मसला है जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए और चैलेंजेस लेकर आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों की जो मीडिया है ना हमारा, वो बड़ा अच्छा पार्ट प्ले करता है और कर सकता है। मीडिया को चाहिए कि जाके देखे, जो आज मैंने बात की सोशल मीडिया की, मीडिया चैनल्स हैं आपके पास, आप लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं, सारे लोग जाएं, एक्चुअल पोजीशन बताएं। वो जब आएगी आवाम पे आएगी, वो देखे जिस वक्त कोई एग्नी में होता है, तकलीफ परेशानी में होता है तो वो बड़ा सख्त रिटेलिएट करता है। अगर हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो अगर इस मामले में पॉजिटिव स्टेप्स नहीं उठाएगी तो ये मैं समझता हूँ हमारे मीडिया को चाहिए कि जी गवर्नमेंट को दिखाए, उस तस्वीर दिखाए कि जी ये असल नुकसान हुआ है, इसका कंपनसेशन आपको करनी है, इस पे डेटा आपको करना है सारा कलेक्ट, और इंटरनेशनल लेवल पे आपको लेके जाना है। अदरवाइज तो देखें अगर नहीं होगा तो 2022 आपके सामने है, इससे पहले 2010 में भी यही हाल हुआ था। तो हमारा अगर आप पिछला सिलसिला देखते रहेंगे तो यही होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो वर्ड्स खेल जाती है कि नहीं जी हमने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, वो कुछ इलाके ले जाके अपनी फोटो शूट
करके दिखा देंगे जी हमने Exactly. ये सारा कुछ कर लिया, पर ग्राउंड पे जीरो होगा। जीरो होता है। मुल्ला साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने Thank you, प्रोग्राम में वक्त दिया। एक बड़ा Thank you इंपॉर्टेंट very टॉपिक था much. जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन की है, खासतौर पे जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और सैलाब के बाद अब ये बात कहना इसलिए, जैसा भी राहिल अशर साहब ने कहा, कि बताना हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और ये आवाज़ उठानी होगी कि ये जो तब्दीलियाँ मौसमियाती हो रही हैं, इसके असरात अगर इसी तरह पड़ते रहे तो फिर नुकसानात इससे ज़्यादा हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए भी अब हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और पहले से ज़्यादा है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ, चाहता है इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दें। अल्लाह ने